हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी को घड़ी पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देख ही लिया है, थंबनेल को देख के आपको पता है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम लोग आज बेसिकली SN1 एंड SN2 रिएक्शंस को देखने वाले हैं। लेकिन इन रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो किसी भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो है सबस्ट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट जो हमने लिया है वही सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम हमारा रिएजेंट करता है। अब ये रिएजेंट जो है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कर सकता है, उसके लिए कोई टेम्परेचर स्पेसिफिक या स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई एक टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर पे वही सबस्ट्रेट वही रिएजेंट एक अनदर प्रोडक्ट देगा, और वही टेम्परेचर के अबव वो क्या करेगा? वही सबस्ट्रेट वही प्रोडक्ट जो है अनदर, वही सबस्ट्रेट वही रिएजेंट अनदर प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे दूसरा जो होता है हम लोग टेम्परेचर लिख सकते हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ रिक्वायर्ड वहाँ टेम्परेचर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? हमारा जो कैटलिस्ट हम लोग जो यूज करते हैं, कैटलिस्ट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये जो पूरा जो है रिएक्शन वो सॉल्यूशन फेस रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा? इसका एक सॉल्यूशन बनाना होगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूट का यूज करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं। सॉल्यूट क्या है? हमारा जो सबस्ट्रेट जो रिएजेंट है वो सॉल्यूट हो गया, और अब हम लोग को इसको किसी भी सॉल्वेंट में घोलना होता है। तो वो जो सॉल्वेंट जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उसको जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को भी मेंशन करते हैं। समझ में आ गया? ये सभी जो है कंपोनेंट होता है किसी भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो सबस्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है? सबस्ट्रेट हमारा वो स्पीसीज होता है जिसमें कि कुछ चेंजेस लाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबस्ट्रेट को चेंज कौन करेगा प्रोडक्ट में? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा हमारा रिएजेंट, और रिएजेंट ये सब काम किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करेगा, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर, या जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे कैटलिस्ट भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो SN1 SN2 हम लोग जो बात करते हैं, SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो होता है SN, इसका मतलब होता है, ये S डिनोट करता है सब्स्टिट्यूशन को, सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? कोई एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, उसमें न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब कोई नया जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा, और उसके आने के कारण से जो पुराना वाला जो हमारा न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी जो सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है वो चला जाएगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल चला जाता है तो उस समय उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। समझ में आ गया? तो बेसिकली यहां पे क्या होगा? एक बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, एंटर करेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है सबस्ट्रेट में, यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के अंदर ही यहाँ पे हमारा जो है एक न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैच होता है। अब ये क्या करेगा? ये आएगा, और ये जो इसके अंदर जो प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है उस समय हम इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। बात समझ में आ गया? एक न्यूक्लियोफाइल आया, एक न्यूक्लियोफाइल चला गया। तो ये सभी प्रोसेस के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, SN1 और SN2 डिस्कस करते हैं। दोनों को इक्वली एक साथ ही हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, SN1 क्या होता है? SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
यूनिमॉलिक्यूलर। यहां पे 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, और यहां पे जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। देखो अभी जो है फिलहाल तो डिफरेंस देख लो, उसके बाद फिर एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। यहाँ पे देखो डिफरेंस कहाँ है, यूनिमॉलिक्यूलर, ये बाइमॉलिक्यूलर। अब इसका सेंस क्या निकल के आता है उसकी बात करते हैं। इसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, मतलब स्लोएस्ट स्टेप, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं दिखाई देते हैं, वो सीधा का सीधा क्या होता है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ गया। तो स्लोएस्ट स्टेप में यहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल होता है, मतलब रेट जो है वो डिपेंड करता है ओनली वन मॉलिक्यूल, दैट इज सबस्ट्रेट। रेट जो है केवल और केवल जो है सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है या आरडीएस होता है, यहाँ पे रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो मॉलिक्यूल के ऊपर। एक होता है मॉलिक्यूल हमारा सबस्ट्रेट, और एक हमारा जो है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर ये रेट डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे SN2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेट जो है सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से हमारे पास एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने बाहर निकल के आता है, वो है कि जब भी हम SN2 करवाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, उससे इसके रेट को फर्क पड़ने वाला है। गाइस इसको फिर से ध्यान से सुनिए। SN2 क्या बोला मैंने, SN2 जब भी हम लोग परफॉर्म करेंगे उस समय जो हमारा रेट होगा वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर SN2 का जो रेट है, ये जो रिएक्शन है उसका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर इसका रेट बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई कहानी नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इसके रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगला जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता, ये क्या होता है, कई सारे यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। तो मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। मतलब यहाँ पे एक ही स्टेप में हमको लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही हमको यहाँ पे दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पे दोनों एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा। यहाँ की कहानी क्या है, SN1 की कहानी सुन लो। SN1 की कहानी ये है कि पहले हमारा जो है लिविंग ग्रुप वो बाहर निकल गया, फिर न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि भाई हमारा जो है यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल चुका है, यहाँ पे जो कार्बन है वो अकेला हो चुका है, तब जाके वो एंटर करता है। समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इन दिस कार्बोकेटायन विल फॉर्म। तो यहाँ पे चौथा जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, कार्बोकेटायन विल फॉर्म। लेकिन यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। देखो इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो सबस्ट्रेट के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल पहले आया, आके वो पीछे से अप्रोच करेगा, और अप्रोच करने के बाद जो कार्बन है वो जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन कहीं जनरेट नहीं होता। तो कार्बोकेटायन डू नॉट फॉर्म, कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। अच्छा, पांचवा पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे जो होता है कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो जहां पे कार्बोकेटायन होगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट विल पॉसिबल, रीअरेंजमेंट विल पॉसिबल।
ठीक है। जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं भाई। यहाँ पे कैसे होगा जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है। आप खुद सोचिए, जब कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है तो रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ गया? इतना आप लोग ये कीजिए। छठवां पॉइंट मैं फिर दोबारा से यहाँ पे लिखूंगा। पॉइंट जो है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, कैटलिस्ट। देखो, जब हम लोग SN1 परफॉर्म करवाते हैं तो वहां पे सर्टेन कुछ जो है कैटलिस्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। जहां पे जरूरत है वहां पे हम लोग कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो समटाइम कैटलिस्ट वेर यूज्ड, और ब्रैकेट में जैसे है कैटलिस्ट एज लुईस एसिड, एज लुईस एसिड एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो लुईस एसिड्स जो है वही होंगे, जबकि यहाँ पे जो है कभी भी कैटलिस्ट का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, छठवां पॉइंट जो है, कैटलिस्ट नेवर बी यूज्ड, कैटलिस्ट नेवर बी यूज्ड। ठीक है। तो देखो डिफरेंस आप लोग देखते जाओ भाई, यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज यहाँ पे है ही नहीं। सातवां पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल जो था हमने जो यूज किया था, क्या उसका कंसंट्रेशन का रेट पे कोई फर्क पड़ रहा था? क्या उसका कंसंट्रेशन का रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे हम लोग ज्यादा ले या कम ले कंसंट्रेशन, तो उससे हमको इस रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हम लोग रख सकते हैं, लो कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की भी जरूरत नहीं है, वो माइल्ड भी हो सकता है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज टेकन। जबकि यहां पे हम लोग बात करें तो यहां पे हायर कंसंट्रेशन फेवर SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के लिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसका हायर कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या करता है? फेवरेबल होता है। अगर फिर आगे बात करें तो ये जो है पूरी जो एक्टिविटी जो SN1 की या SN2 की, तो दोनों की एक्टिविटी जो होती है हम लोग चाहते हैं कि कोई टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये दोनों परफॉर्म किए जाए। तो ये जो है दोनों के दोनों ही लो टेम्परेचर पे परफॉर्म किए जाते हैं। लो परफॉर्म एट लो टेम्परेचर। परफॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर। इसका भी सेम होगा, परफॉर्म एट लो टेम्परेचर। समझ में आ गया? ये सभी डिफरेंस जो है अगर आपने देख लिया है तो अभी जो है हम लोग को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग एल्किल हैलाइड को लेके बात करेंगे, एल्काइल हैलाइड। तो फॉर SN1 की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए जो है 3 डिग्री ज्यादा फेवरेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब ये हमको माइंड में सेट करके रखना है कि कार्बोकैटायन बनाना है, कुछ जो भी हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें अगर मान लो लिविंग ग्रुप निकल जाए तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को हम लोग को देखना होगा कि कौन से क्या कंडीशन है जिस कंडीशन के कारण से वो कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाए। समझ में आ गया? जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही जल्दी हमारा क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे वो सारे, जैसे कि हमारा क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो हैलाइड की बात करें, या फिर कुछ रेजोनेंस, ऐसा कुछ ये करें जिसमें रेजोनेंस हो, जिससे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिले। तो रेजोनेंस के कारण से अगर इसको स्टेबिलिटी मिलती है या एलाइल हैलाइड के कारण से अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो भी ये क्या होगा? SN1
परफॉर्म करेगा। समझ में आ गया। जबकि अगर हम लोग बात करें SN2 की अगर हम बात करें तो SN2 में हमको कार्बोकैटायन बनाना नहीं होता। जब हमको कार्बोकैटायन बनाना ही नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे कि उसमें कार्बोकैटायन जनरेट ना हो। समझ में आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर यहाँ पे होगा 3 डिग्री का नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें SN1 में बात करें तो SN1 में हमारा जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले होते हैं वो होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज। जबकि अगर हम लोग SN2 की बात करें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इतना बात हम लोग को दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक तो पहली बात है उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी होनी चाहिए। समझ में आ गया। और पोलैरिटी के अलावा उसमें खास चीज ये ध्यान देना है कि उसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। जैसे कि वाटर की अगर हम लोग बात करें तो ये देखो एक पोलर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसलिए ये क्या होगा, इजीली हमारे पास H+ आयन दे सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इजीली H+ आयन दे सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, ये सभी के सभी जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसके पास पोलैरिटी तो होगी लेकिन उसके पास पोलैरिटी होगी लेकिन उसके पास हाइड्रोजन जो है वो किसी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। मतलब हाइड्रोजन जो है वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए, प्रोटॉन जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। समझ में आ गया। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका, जैसे एसीटोन का जो है CH3 C+O CH3, ठीक है, एसीटोन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो DMSO, इसका मतलब होता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, देखो सल्फर हो गया, सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 और ये CH3, तो ये हो गया डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये भी जो है क्या है, पोलर नॉन प्रोटिक या एप्रोटिक हमारा जो है क्या है, सॉल्वेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो DMA, तो ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डाईमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसा होता है, देखो यहाँ पे CH3COO, यहाँ पे देखो अमाइड H2 होता है, H2 को हटाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है CH3 और ये CH3, तो ये डाई मिथाइल एसिटामाइड है, जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, SN2 रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग जो है बात करने वाले हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि देखो अगर सपोज मान लो SN2 या SN1 दोनों की अगर बात करें, मान लो दोनों का जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव अगर हमारे पास कंपाउंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब क्या होगा, उसमें कहीं ना कायरल कार्बन होगा। तो जब कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन होगा, मतलब यहाँ पे H ले लेते हैं
यहाँ पे पीएच ले लेते हैं, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें SN1 की अगर बात करें तो SN1 में जब भी कार्बन अगर प्रेजेंट हो, या हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली अगर एक्टिव रहता है कंपाउंड, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, इन्वर्जन विथ रिटेंशन यहाँ पे दिखाई देता है, इन्वर्जन विथ रिटेंशन। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये डी फॉर्म है हमारा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ से दो तरीके के प्रोडक्ट हम लोग को मिल सकता है। एक हमारे पास डी फॉर्म आएगा और एक हमारे पास एल फॉर्म, लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दोनों फॉर्म हमको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें SN2 की जब हम बात करते हैं, सपोज ऐसा कोई अगर है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कंपाउंड मान लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना हमेशा ही आपको इन्वर्जन मिलेगा। क्या मिलेगा? इन्वर्जन। हमेशा ही आपको क्या मिलेगा? इन्वर्जन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये डी फॉर्म है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा ही एल फॉर्म होगा, अगर ये एल फॉर्म है तो यहाँ पे आपको डी फॉर्म मिलेगा। मतलब यहाँ पे इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, और इस इन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन, ठीक है, वाल्डेन इन्वर्जन बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक खास चीज जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हम SN1 की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस जो है वो इन्वर्जन का ही होता है, मोस्टली इन्वर्जन होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग आगे की कहानी जब हम लोग अभी देख रहे हैं SN1 SN2 इंडिविजुअल जब देखेंगे तो वहां पे हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय। ये एक सिंपल डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और SN1 का इंडिविजुअल एक लेक्चर आएगा, SN2 का इंडिविजुअल लेक्चर आएगा। सभी ये पॉइंट को अगर आपने देख लिया तो वहाँ पे आप लोगों को इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, गुड बाय।